हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। शुरू करेंगे हम लोग आज का बातचीत है प्रोनाउन को लेके। तो आज के सेशन में मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन, जिसमें हम कंप्लीट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू। जिस तरह से हमने आपको नाउन के क्वेश्चंस करवाए थे वैसे ही शुरू कर लेते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए अपनी क्लास को। और साथ ही साथ आपको पता है कि वोकैब की क्लास आपकी रेगुलरली आ रही है। पार्ट नंबर 8 आप लोगों को आज रिलीज कर दिया गया है, कल आप लोगों को पार्ट नंबर 9 मिलेगा। ओके गाइस, प्रोनाउन की प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं। प्रोनाउन के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग करवाएंगे और पूरे टॉपिक को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपके जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं ना वो आपके कवर हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स एकदम बिल्कुल रिवाइज हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। देखो, अब चूंकि प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन पे फोकस करेंगे और भी चीजें देख लेंगे उससे रिलेटेड अगर होंगी तो। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए बेटा? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एक ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज पर्सनली करते हैं या जिनके बारे में सेंटेंस में पहले से दिया गया हो, है ना। जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं तो इनको 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं और 3 पर्सन्स में हमारे कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आता है, सेकेंड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन आता है। कौन सा पर्सन आता है? थर्ड पर्सन आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट शामिल होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में नॉर्मल बात होती है तो सेकेंड पर्सन को पहले लिखा जाता है, उसके बाद में थर्ड पर्सन आता है और उसके बाद में आपका एंड लगा के फर्स्ट पर्सन आता है। ये कब आता है? नॉर्मल सेंटेंस में। नॉर्मल सेंटेंस का मतलब क्या है तो आप अभी समझ जाएंगे, जब नॉर्मल सेंटेंस आपको दिया गया हो, जिसको कुछ लोग गुड मैनर भी बोल देते हैं। लेकिन अगर यहां पर आपका कोई भी गलत सेंस काम दिया है, गलत काम मतलब कहने का मतलब यह है कि गलत कोई चीज दी गई, चलो देखो, तो हम लोग बातचीत करें। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन में हमारा कौन आ जाएगा? सेकंड पर्सन में हमारा जनरली यू आता है, एंड लगा के हमारा थर्ड पर्सन दिया गया हो, ठीक है। अब देखो, एक तो हमारा ये वाला ऑर्डर बनता है और एक बनता है ये वाला ऑर्डर। तो ये ऑर्डर कब बनता है? ये ऑर्डर बनता है हमारा जब नॉर्मल सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस में हम लोग किसी क्राइम से रिलेटेड बात नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में क्राइम से रिलेटेड बात हो रही है, किससे रिलेटेड बात हो रही है? क्राइम से रिलेटेड बात हो रही है, या फिर उस सेंटेंस में कोई भी गलत कामों से रिलेटेड बात हो रही है, जैसे मिस्टेक हो गया, कोई भी गलत काम हो गए, तो गलत कामों से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? उस कंडीशन में हम लोग फर्स्ट पर्सन को पहले लिखते हैं, फिर सेकंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं। इसमें कहीं भी गलत कामों की बात नहीं हो रही है, इसलिए सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, एंड लगा के फर्स्ट पर्सन आएगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है, ठीक है। तो एरर किस में होगा? फर्स्ट पार्ट में हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये चीज देख लो आप। हाँ, सेम चीज है जो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया, वही चीज आपको यहां पे दी गई है। यू सेकेंड पर्सन दिया है हमें, ही थर्ड पर्सन दिया है हमें, आई फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है हमें, है ना। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया है। आर टू बी ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, मतलब क्या कहते हैं? ब्लेम मतलब किसी के ऊपर ब्लेम लगाना कि भैया उसने ऐसा काम किया, तो किसी के ऊपर ब्लेम करना, है ना। ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का आरोप लगाया भाई। तो एक्सीडेंट का आरोप मतलब कि गलत चीज के बारे में बात हो रही है। जब किसी सेंटेंस में गलत चीज के बारे में बात होती है तो क्या करते हैं हम लोग? कौन सा ऑर्डर लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला लगाते हैं, ये वाला ऑर्डर लगाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा, आई आएगा, फिर कौन आएगा? यू आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में ही आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया आपके सामने और ये आपका प्रोनाउन का है, लेकिन प्रोनाउन के साथ साथ ये और भी चीजों को देखे जाएगा। सबसे पहली बात कि नीदर के साथ नॉर आता है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा,
जब नीदर नॉर से हम लोग दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जब नीदर नॉर से हम लोग दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब, ध्यान से सुनना, सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। सेकंड वाला सब्जेक्ट हमें सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर दिया है तो मेन वर्ब कैसा होगा, जो भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये तो सही बैठा है, सिंगुलर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वर्ब के साथ साथ पोजीशन रिलेशन किसके साथ बतला रहा है। तो आप कहोगे सर क्लास किसकी है, कि ना तो स्टूडेंट्स ना ही टीचर अपनी क्लास में थे। तो अपनी क्लास में कौन, टीचर। टीचर कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर कैसा आ जाएगा, हिज आ जाएगा। हमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें लेनी होती है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेना है। पोजीशन रिलेशन की रिक्वायरमेंट है तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस लेना है। अगर प्लूरल होगा तो देयर आएगा, सिंगुलर था टीचर इसलिए हिज आएगा। नेक्स्ट, अब कुछ लोगों के दिमाग में यह भी हो सकता है सर हर भी तो आ सकता है, आ सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हिज और हर दोनों आ सकता है, बट हम बेसिकली प्रायोरिटी मैस्कुलाइन जेंडर को देते हैं, है ना। अगर एग्जाम में हर लिखा होगा तो गलत नहीं है बेटा, ठीक है। नन ऑफ दीज टू, देखो जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं ना तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक होता है नीदर और एक होता है ईदर, एक होता है नीदर और एक होता है ईदर। इन दोनों का यूज करते हैं दो लोगों के लिए, दो नाउन और प्रोनाउन के लिए। और एक होता है नन और एक होता है एनीवन। अगर हम लोग बात करें दो से ज्यादा के बारे में, तो दो से ज्यादा में से एक भी नहीं के लिए नन, दो से ज्यादा में से कोई एक के लिए एनीवन, दो में से कोई नहीं के लिए नीदर, दो में से कोई एक के लिए ईदर आता है। तो यहां दो की बात हो रही है, तो नन तो आ ही नहीं सकता। कौन आएगा इसमें, नीदर आएगा। क्या आएगा इसमें, नीदर। और नीदर सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहा है, तो वर्ब में कोई दिक्कत है ही नहीं है। दूसरा ये देख लो, हिज ए डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो हिज क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो सिंगुलर पॉजिटिव केस आएगा। एरर किस में हो जाएगा, ए वाले पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर ऑर्डर्ड, मैनेजर सिंगुलर है, ऑर्डर दिया द वॉचमैन, वॉचमैन को टू लेट द बॉय एंड बॉयज एंड आई गो इन। मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि भैया बच्चों को और मुझे जाने दो। अब समझने की कोशिश करो, समझने की क्या कोशिश करना है, दो चीजें आपको अपने जहन में याद रख लेना है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करा रहा हूं। एक होता है प्रपोजिशन, एक होता है प्रपोजिशन, एक होता है लेट और एक होता है मेन वर्ब। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। इनके बाद में जब भी हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म में होता है, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की फॉर्म में होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहां पर हमारा लेट के बाद में ये बैठा है, लेट, देखो ये लेट बैठा है। अब लेट के बाद नाउन लिखेंगे तो नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, यू का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, इट का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। इसके अलावा जो प्रोनाउन बचेंगे उनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गलत होता है, मतलब अलग होता है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन लेट और मेन वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो मी हो जाएगा। तो लेट द बॉयज एंड मी, लेट द बॉयज एंड मी गो इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। और क्या कह रहा है, देखो, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, whom I think had won the gold medal in the dance competition, जिसने डांस कॉम्पिटिशन में क्या जीता था, गोल्ड मेडल। देखो बेटा, दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है who और एक होता है whom। who का यूज कब करते हैं, who का यूज करते हैं सब्जेक्ट की जरूरत होने पर। जब दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत होती है, जब बाद वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत हो, है ना। और हु और हुम आता है इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, हु और हुम। और हुम कब आता है, जब ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग हुम लगाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर इसमें देखो ये लिखा ना, आई थिंक लिखा हुआ है। सर आई थिंक लिखा है, आई सब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही तो है।
आप ये बताओ क्या इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का हिंदी मतलब ये है क्या कि दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है जिसके बारे में मैं सोचता हूं? सेंटेंस का ये सेंस निकल रहा है क्या? जिसके बारे में मैं सोचता हूं, whom I think about, नहीं ना। तो ये क्या है? ये इसका मतलब ये कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। अगर आप आई थिंक को इस सेंटेंस में से आप आई थिंक को हटा देते हो ना, इस सेंटेंस में से अगर आप आई थिंक को हटा देते हो ना, तो सेंटेंस के सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो इस सेंटेंस को हटाने के बाद अब रिक्वायरमेंट किसकी है? देखो ना कि ये वो लड़की है जिसने गोल्ड मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल जीतने वाला मतलब कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति की जरूरत है भैया। तो इस सेंटेंस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो जिसने जीता है वो लड़की है, और इस लड़की का रिलेशन में क्या कहते हैं, लड़की को यहां एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आई थिंक, आई थॉट, आई फील, आई फेल्ट, आई सैड, इस टाइप से आई बिलीव्ड, आई बिलीव, इस टाइप के कंफ्यूज करने के लिए शब्द लगा देते हैं, है ना? ध्यान रखना इस चीज को। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। द टीचर इज गुड, आपको बताना है। बोला जरा अगर टीचर, तो टीचर हमने कैसा लिया है? सिंगुलर लिया है। बोला जरा अगर टीचर हमारा अच्छा हो ना, द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स जो है ना वो विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। तो स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिवली क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे टू देम, उन्हें। अब बताओ जब हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट हमने सिंगुलर नाउन लिया है, तो सिंगुलर नाउन लिया है तो इसकी जगह कोई पर्सनल प्रोनाउन लेंगे तो वो भी तो सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? हम देम क्यों लेंगे? देम तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है ना, देम थर्ड पर्सन प्लूरल होता है ना, तो पॉजिटिवली टू हिम होगा ना। तो भैया स्टूडेंट्स उसे पॉजिटिवली क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड करेंगे, पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेंगे। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, आप ये समझ लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। और ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड पॉइंट कि भाई देखो जब भी किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां किया जाता है? सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं किया जाता है। तो जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जरूरत होने पर यूज हुआ हो तो वो गलत होता है। करेक्शन क्या होगा ये भी बता दूं बेटा। करेक्शन हमारा सिर्फ आई एंड रामू नहीं होगा, ये करेक्शन होगा रामू एंड आई। इसमें सब्जेक्ट काम करने वाली की रिक्वायरमेंट है बेटा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा खुद के लिए किया जा रहा हो। जैसे मैं बोलूं आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड फॉर मी, फॉर मी। अब देखो यहां पर इस सेंटेंस में देखो, जरा दिमाग लगाओ, इस सेंटेंस में मैंने कोई काम किया, किसके लिए किया? खुद के लिए किया है। तो जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को, जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को खुद के लिए करता है, जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को खुद के लिए करता है ना, तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। वहां ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता है, उस जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है बेटा। क्या आता है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाता, क्या इस टाइप से लिख दिया जाता है, आई कुक्ड फूड फॉर, फूड फॉर योर सेल्फ, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में आप देखोगे तो ये देखोगे कि मैंने खाना बनाने का काम आपके लिए किया है, खुद के लिए नहीं किया। तो इस सेंटेंस में मैंने कोई काम किसी और के लिए किया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी और इस जगह पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा। तो सेंटेंस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कहीं हो ही नहीं रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम खुद के लिए कर रहा है। सिंपल सी बात, दैट्स इट। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉज इट हिम? देखो एक होता है टू बी फॉर्म। क्या होता है बेटा? टू बी फॉर्म। इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से समझिएगा। टू बी फॉर्म नाम की चीज होती है जिसे बोलते हैं इज, एम, आर, और इसके अंदर पास्ट में बात करें तो वॉज वर आता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो टू बी फॉर्म में बी खुद भी आता है ना, बी, बीन, बीइंग, ये भी आता है। इनके साथ में हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाते हैं। जब भी इनके बाद में कोई भी प्रोनाउन यूज होगा डायरेक्ट बाद में,
पर्सनल प्रोनाउन खासकर, तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। लेट प्रीपोजिशन मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होते हैं। टू बी फॉर्म, अब देखो ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। जब ये अफर्मेटिव बनेगा तो ये कैसे बनेगा? इट वॉज हिम बनेगा कि नहीं बनेगा? जब अफर्मेटिव बनेगा तो इट वॉज हिम बनेगा। तो वॉज के बाद में क्या आ गया? वॉज के बाद में टू बी फॉर्म हो गया, वॉज टू बी फॉर्म हो गया। टू बी फॉर्म के बाद में जो भी प्रोनाउन आता है वो किस में रहता है? सब्जेक्ट की फॉर्म में रहता है। तो ये आपका टू बी फॉर्म है, इसके बाद में सब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगा, ही आना चाहिए। इसी को इंटरोगेटिव बना दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा ही हो जाएगा। इसी को इंटरोगेटिव बना दिया तो क्या हो जाएगा? ही आ जाएगा। वॉज इट हिम? ना, वॉज इट ही। जैसे बोलते हैं इट इज आई, इट इज मी नहीं होता है। अगर इट इज मी बोलते हो तो इट्स रॉन्ग। तो इट इज के साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो इट इज आई, इट इज शी, इट इज दे, इट इज यू, इट इज वी, इट इज अस, इट इज देम, इट इज हर नहीं होता है, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है, टू बी फॉर्म के साथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। द हाउस ओनर, अब देखो जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ध्यान से समझते जाना, इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टकराएंगे आपके रास्ते में। द हाउस ओनर डिड नॉट नो, हाउस ओनर को नहीं पता था कि जो भी उसके सर्वेंट्स थे उनमें से कौन से वाले सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा। देखो इंसान के बारे में जब बात करते हैं तो हु और हुम लगाते हैं, बट आप देखोगे जो भी सर्वेंट थे उनमें किसने तोड़ा, तो उसमें सिलेक्शन और चॉइस की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन और चॉइस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिलेक्शन और चॉइस हो रहा है। जब भी किसी सेंटेंस में सिलेक्शन और चॉइस की बात होती है देन वी यूज व्हाट? वी यूज विच। तो हम लोग विच कंजक्शन, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, डजेंट मैटर। मे आई नो यू वांट टू सी प्लीज। देखो भाई, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किससे मिलना चाहते हो? प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हो आप किससे मिलना चाहते हो? है? तो आप किससे मिलना चाहते हो भाई? तो आप मिलना चाह रहे हो, और आप मिलना चाह रहे हो तो इसका मतलब आप कौन हो? आप सब्जेक्ट हो। आप जिससे भी मिलना चाह रहे हो तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और मैंने आपको बताया है कि जब किसी से मिलना चाह रहे हो तो कोई ना कोई इंसान होगा। ऑब्जेक्ट की जरूरत होने पर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट की जरूरत होने पर हम लोग हुम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट की जरूरत होने पर हम लोग हुम लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा मे आई नो हुम यू वांट टू सी प्लीज। आप किससे मिलना चाहते हो, कृपया करके बता सकते हो क्या? नेक्स्ट देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। अगर मैं वो होता तो मैं उन चीट्स को, चीट्स मतलब धोखेबाज लोगों को, सबक सिखा देता। टीच अ लेसन। तो इसमें क्या आ जाएगा? सो ये क्या हो गया? ये टू बी फॉर्म हो गया। अभी मैंने बताया टू बी फॉर्म के साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है बेटा। कौन सा प्रोनाउन आता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। या फिर यूं कह सकते हो कि टू बी फॉर्म के साथ में जो भी प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है इसका मतलब ही होगा। दैट्स इट। बाकी कंडीशनल सेंटेंस तो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट समर ही वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। देखो कुछ कंडीशंस होती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। किसके लिए होती है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए क्या होता है कि कुछ वर्ब्स हैं, जैसे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, एंजॉय हो गया, ओके, एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, ओके, अवेल हो गया। अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना। इसमें चीट हो गया, हर्ट हो गया, है ना, ईटीसी। इनके साथ में, इनके साथ के साथ क्या करते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना, बट ऑब्जेक्ट ना होने पर, ऑब्जेक्ट ना होने पर, ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। अब देखो यहां पे लिखा है एंजॉयड। क्या लिखा हुआ? एंजॉयड वेरी मच। अब मैंने एंजॉय किया, अब किस चीज को एंजॉय किया वो नहीं पता।
तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। अब किसने एंजॉय किया वो देख लो, लास्ट समर ही वेंट, तो उसने एंजॉय किया। ही अपने ग्रैंड पेरेंट के घर गया तो एंजॉय कौन करेगा, ही करेगा। तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम खुद के लिए होगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा हिमसेल्फ। क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। जो सुना होगा ना, एंजॉय योरसेल्फ, वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आवरसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, बहुत अच्छा है, सिंपल है, आप इसको देख के बना सकते हो। थोड़ा सा भेजे का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, देख के भी बना सकते हो, भेजे का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूं टू हु। अब ये देखो टू लगा हुआ है, टू क्या होता है बेटा, प्रपोजिशन। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया है, प्रपोजिशन के बाद में हम क्या लेते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं कि नहीं लेते, बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट करके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं कि नहीं लेते, यस और नो। प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु का पजेसिव पता क्या होता है, पोजीशन रिलेशन बताने वाला हुज होता है ना, तो यहां पे हुम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, बताओ इसमें एरर क्या है। देखो ये एक होता है योर्स और एक होता है योर। सबसे पहला इनमें डिफरेंस क्या है पता है, सबसे पहला इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि योर्स इज अ प्रोनाउन एंड योर इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव? प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड विद नाउन्स। एंड वगैरह से जुड़ा हुआ कंजक्शन था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहां पे योर जो है वो एडजेक्टिव है, इट विल बी यूज्ड विद नाउन। ये किसके साथ यूज होगा, नाउन। तो आपको बस ये पहचानना है कि नाउन दिया है कि नहीं दिया है, सेंटेंस में हमें नाउन दिया है या नहीं दिया है। तो आई एम योर्स अफेक्शनेट ये एडजेक्टिव है, और इसके बाद में ये क्या दिया है, सन, नाउन है, नाउन साथ में दिया है। अगर आपको नाउन साथ में दिया है तो इसका मतलब पजेसिव एडजेक्टिव का रिक्वायरमेंट है, प्रोनाउन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें योर्स को हटा के क्या करना पड़ेगा, योर करना होगा। दिस वुड बी द एरर। ऐसे ही बनता है हमारा, और भी कैसे बनता है, आई का माय माइन बनता है, आर आर्स बनता है, हिज का हिज बनता है, हर हर्स बनता है, देयर देयर्स बनता है। तो देयर्स पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन तो होते हैं। उससे साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वो कौन है भैया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, लेकिन ऑफ हिज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं, उनमें से एक भी अच्छा नहीं है, एक भी खूबी नहीं है उसके अंदर, एक के भी अंदर खूबी नहीं है। अब ये तो कितने की बात हो रही है, 2 से ज्यादा। मैंने आज के ही सेशन में बताया है कि 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं के लिए हम लोग नल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नीदर का यूज हम लोग कहां करते हैं, नीदर का यूज हम लोग 2 के लिए करते हैं, नीदर का यूज 2 के लिए होता है। यहां 2 से ज्यादा की बात हो रही है, यहां 2 से ज्यादा की बात हो रही है बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज फाइटर देन मी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोग 2 सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं, बाकी तो आप इसका हिंदी मतलब निकालोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। 2 सब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जब 2 सब्जेक्ट्स में कंपेयर्ड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब 2 सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं तो यहां जो देन आएगा ना, या फिर पॉजिटिव डिग्री होगा तो एज भी आएगा। तो एज और देन के साथ हम लोग जो लगाते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसी जगह पर यह लिखा होता यू आर सीनियर, क्या लिखा होता बेटा, यू आर सीनियर टू मी, सॉरी आई, तो ये यू आर सीनियर टू आई में आई को हटाना पड़ता, हमें आई को हटा के हमें क्या करना पड़ता, मी करना पड़ता, क्योंकि यहां टू बैठा है और टू अपने आप में कंप्लीट प्रीपोजिशन होता है। तो देन और एज के साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बट टू के साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना पड़ता। इस एक्स्ट्रा बात को अपने जहन में अच्छे से उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन, अब देखो वही चीज होगी ना, चिल्ड्रन कौन है, चिल्ड्रन ह्यूमन बीइंग है बेटा। ये जैसे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखोगे और आंसर लगाना शुरू कर दोगे। जैसे हमने देखा द चिल्ड्रन लिखा हुआ है, अच्छा चिल्ड्रन लिखा है तो चिल्ड्रन इंसान हो गया, इंसान हो गया तो विच इंसान के लिए कब आता है? सिलेक्शन चॉइस। इसमें सिलेक्शन चॉइस हो रहा है क्या? इसमें यह बोला जा रहा है वो बच्चे जो असेंबल होते हैं हॉल में, वो क्या है? आर द वंस, वो है चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई यहां पर जो विच है, ये बात चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग, तो विच तो नहीं आ सकता। अब क्या आएगा वो देखो, आर असेंबल्ड इन द हॉल, जो हॉल में असेंबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। कौन असेंबल होता है भैया? जो, कौन? बच्चे। तो इसमें सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होने पर क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। द चिल्ड्रन हु आर असेंबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है बहुत ज्यादा। कैसे है? वन शुड हैव देयर टीथ, वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 months। बोला जा रहा है कि हर एक इंसान को ना हर 6 महीने में अपने दांतों को चेक करवा लेना चाहिए। तो हर एक इंसान को, यहां वन का मतलब क्या है बेटा? देखो, जब वन का मतलब प्रत्येक निकलता है ना, जब वन का मतलब प्रत्येक निकलता है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में जब बात करते हैं तो ये जो वन है वो अपना अलग से वो लेके आता है। कौन? पजेसिव केस लेके आता है। वन का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। वन का पजेसिव केस हमारा क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंस। ये आपको ध्यान रखना है। वन का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? वन का पजेसिव केस वंस हो जाएगा। वन का पजेसिव केस वंस हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में, जहन में उतार लो अच्छे से। वंस अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, या फिर आप क्वेश्चन भी कह सकते हो, है ना। कैसे है? तो देखो, इट इज आई लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस आराम से पढ़ लो। इट इज आई लिखा हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब मैंने आपको बताया कि टू बी फॉर्म होता है ना, टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म के साथ में हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो पहले से दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले से दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे बढ़े, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, जो इस देरी के लिए जिम्मेदार है। तो आप ये बताओ, क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें दिया है? नहीं। जो जिम्मेदार है, जैसे मैं बोलूं मैं जिम्मेदार हूं, तो मैं खुद एक सब्जेक्ट हो गया ना। मैंने बोला आप लोग जिम्मेदार हो, तो आप खुद एक सब्जेक्ट हो गए ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि इस सेंटेंस में रिक्वायरमेंट किसका है? सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। अब सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो ऑलरेडी हमारा हु बैठा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां काम करता है जिसके लिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, हु, विच और दैट। इसको ध्यान से सुनना। हु, विच और दैट, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी हमें कभी भी इनके साथ आने वाली वर्ब पूछी जाएगी कि भाई बताओ हु, विच, दैट के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो वर्ब है ना, ये डिपेंड करेगी उस नाउन और प्रोनाउन के ऊपर जो इनके साथ संबंध बता रहा होगा। मतलब कहने का यह है सिंपल सी बात कि भाई हम अपने मन मुताबिक कोई वर्ब हु, विच, दैट के साथ नहीं लगा सकते। जैसे हु के साथ इज लगा दिया, हम अपने मन मुताबिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये हु, विच, दैट क्या है बेटा? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ हम लोग जो वर्ब लगाते हैं ना, वो अपने मन मुताबिक नहीं लगा सकते। इनके साथ में हमें यह देखना पड़ेगा कि ये हु, विच, दैट जो है वो रिलेशन किस नाउन और प्रोनाउन के साथ बता रहे हैं। अगर ये सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बता रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर ये प्लूरल के साथ रिलेशन बता रहे हैं तो वर्ब प्लूरल आएगा। नाउ आइडेंटिफाई कि ये जो हु बैठा है ये किसके साथ रिलेशन बता रहा है, बताओ। लिखा हुआ है इट इज आई, मैं हूं, मैं जो इस देरी के लिए जिम्मेदार हूं। तो जो मतलब कौन? जो मतलब मैं ही तो हूं।
इस देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो मतलब कौन है, मैं ही तो हूं। तो हु रिलेट कर रहा है, हु किसके साथ रिलेट कर रहा है, आई के साथ। आई के साथ रिलेट कर रहा है तो आई के साथ इज आता है क्या, आई के साथ इज आता है क्या, नहीं आता है। क्या आता है आई के साथ में, एम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हु। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें याद रखना है। नेक्स्ट वन वाला कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा मुद्दा है। क्या लिखा है, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। वन का मतलब क्या है, प्रत्येक। जब भी वन का मतलब प्रत्येक निकलेगा बेटा, वन का मतलब जब भी प्रत्येक निकलेगा, पॉजिटिव केस में वंस यही वाला आएगा और हमें पहले ही से लगा हुआ है, तो इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, वन का मतलब एक निकलेगा तो फिर हम देखेंगे कि हम बात किसी कर रहे हैं, मेल की या फीमेल की। अगर कॉमन जेंडर है तो हिज को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। लेकिन वन का मतलब प्रत्येक, अब कैसे पता चलेगा कि वन का मतलब प्रत्येक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, मैं आपको बताता हूं। तो वन का मतलब प्रत्येक तब पता चलेगा जब वन का यूज सभी लोगों के लिए हो रहा होगा, किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही होगी, जो भी बात बोली जा रही होगी वो सभी को शामिल कर रही होगी। चलो, वेन यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स, बोला जा रहा है कि भैया देखो, जब आप मेरे नोट्स को पढ़ लो ना, गो थ्रू मतलब होता पढ़ना, तो जब आप मेरे नोट्स को पढ़ लो ना, गिव द सेम टू मी। द सेम का कोई सेंस बन रहा है, द सेम का मतलब सेंस होता है किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। अरे भैया वही वाला मुझे मोबाइल दो, वही वाला जो अभी दिखाया, द सेम मोबाइल। भैया वही मोबाइल दो जो ना वो अभी वो पर्सन लेके गया, वही मोबाइल दिखाओ। तो द सेम आता है कोई ठीक किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सेंस ये निकल रहा है ना कि जब आप मेरे नोट्स को पढ़ लो ना, तो भैया उन्हें लौटा दियो। कई बार क्या होता है, हम किसी को नोट्स देते हैं, वो ले ही जाता है, भैया लौटाते ही नहीं, दोबारा बनाने पड़ता है। तो उन्हें लौटा देना, आप ये समझो। तो हमें नाउन पहले से ही दिया हुआ है, नाउन पहले से दिया हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है और नॉन लिविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अगर वो प्लूरल होता है तो हमेशा दे आएगा और दे के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव वो आएगा। तो क्या आएगा, गिव देम आएगा, गिव देम टू मी। भैया उन्हें मुझे दे देना, उन्हें मतलब किसको, प्लूरल को। अगर नॉन लिविंग सिंगुलर होता तो इट लगा रहे होते हम लोग। नेक्स्ट, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। अब देखो दिमाग लगाओ, अभी अभी मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज समझाई थी, है ना। इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन समझाया था, यू आर द मैन, अब वो आदमी हो हु हैव स्पॉइल्ड इट, जिसने ये पूरा बर्बाद कर दिया, जिसने बर्बाद कर दिया। तो जिसने बर्बाद किया है, बर्बाद करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जरूरत है तो हमें, सॉरी सब्जेक्ट हमें पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब हु पहले ही लगा हुआ है। अब हु रिलेट किसके साथ कर रहा है, मैन के साथ। मैन कैसा नाउन है, सिंगुलर। मैंने क्या बोला, हु विच दैट के साथ जो वर्ब आएगा वो जिसके साथ रिलेशन बताएगा उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर के साथ रिलेशन बता रहा है तो यहां पे हैज आ जाएगा। अगर ये प्लूरल के साथ रिलेशन बताता तो हैव आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज। बोला जा रहा है कि भैया आप जानते हो कि अगला स्पीकर जो भी व्यक्ति है उसके बारे में जानते हो क्या। तो जो भी अगला स्पीकर है, मैं बोलूं मैं अगला स्पीकर हूं, आप अगले स्पीकर हो, तो इसमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे समझ लो ना कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो टू बी फॉर्म के लिए, ऐसे मान लो, रिलेट कर लो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, रिलेट नहीं हो पाएगा, लेकिन आप देखो मैं बोलूं कि हु इज द नेक्स्ट स्पीकर। आप थोड़ा सा सोचो, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, आपसे पूछा जा रहा है हु इज द नेक्स्ट स्पीकर। आप दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में ये जो हु है, हु सही रहेगा या हुम रहेगा। जो भी नया स्पीकर होगा उसकी रिक्वायरमेंट है ना। मैंने बोला मैं नया स्पीकर हूं, मैं नया टीचर हूं, मैं नया स्टूडेंट हूं, तो मैं खुद क्या हूं, एक सब्जेक्ट का काम करूंगा ना। तो जब पूछूंगा तो भी सब्जेक्ट की जरूरत होगी ना, तो सर सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो कौन आ जाएगा, हु आ जाएगा। कौन आ जाएगा, हु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत कर देना, बताया हुआ है मैंने। And there is a comparison, there was a comparison between you and he। बोला जा रहा है कि कंपैरिजन था, तुलना थी, किसके बारे में, आप दोनों के बीच में। बिटवीन क्या है, बिटवीन इज अ प्रपोजिशन, और मैंने आपको बताया है कि प्रपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होते हैं। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, बट ही का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं होता। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसमें कौन आ जाएगा, इसमें हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें हिम आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
टॉम सॉयर, टॉम सॉयर एक व्यक्ति का नाम है, इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज। अच्छा, स्टोरीज का नाम है भैया, ये स्टोरी का नाम है टॉम सॉयर, है ना। दैट वॉज एवर रिटन। देखो समझो भाई साहब, समझो बात को। सबसे पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री लगाए। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि हु हो या विच हो या दैट हो, इसके साथ में आने वाली वर्ब हम अपने मन मुताबिक नहीं लगा सकते। हमें सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ेगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन किसके साथ बता रहा है। इसका हिंदी मतलब अगर देखेंगे तो सेंस ये निकलेगा, टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज। मतलब बोला जा रहा है कि टॉम सॉयर जो है ना वो उन बेस्ट किड स्टोरीज में से एक है। तो किन में से एक है, दैट वॉज एवर रिटन, जो लिखी गई उनमें से एक है। तो इसका मतलब बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई होंगी और बहुत सारी किड स्टोरीज लिखी गई हैं, उनमें से एक ये है। तो इसका मतलब जो दैट है वो प्लूरल नाउन के साथ रिलेट कर रहा है, और प्लूरल नाउन के साथ रिलेट कर रहा है तो वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा। तो कहने का मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर मान लो इस वन की जगह पर वन के साथ में, मतलब वन के साथ में द ओनली वन लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए बेटा, द ओनली वन लगा दिया जाए। वन के साथ में द ओनली वन, इसका हिंदी सेंस क्या बन रहा है कि बेस्ट किड स्टोरीज जितनी भी है ना उनमें से एक। लेकिन इसका हिंदी मतलब क्या निकल रहा है, इसका हिंदी मतलब निकलेगा कि जो बेस्ट किड स्टोरीज है ना उनमें इकलौती। अब दिमाग लगाओ, इसका हिंदी मतलब निकल रहा है कि बेस्ट किड स्टोरी जितनी भी है ना उनमें से एक ये है, और ये इसका सेंस निकल रहा है कि ये इकलौती ऐसी स्टोरी है जो लिखी गई है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें जो दैट आएगा वो रिलेट करेगा किसके साथ, रिलेट करेगा द ओनली वन के साथ। सिंगुलर के साथ रिलेट करेगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। सिंगुलर वर्ब हमें पहले से दिया हुआ है, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आना चाहिए, वो भी सब कुछ सही बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी। ये याद कर लेना, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, या फिर द सेम हो गया, या फिर ऑल हो गया, या फिर हमारा द ओनली हो गया। इनके साथ में हम लोग दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो इसका आंसर दैट हो जाएगा। हाँ, द सेम के साथ में एज भी आता है, बट कंपैरिजन करने के लिए आता है ना। यू कैन नॉट स्पीक द सेम एज ही डज, है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द गर्ल। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये वो लड़की है जिसका भाई इज अ डॉक्टर, डॉक्टर है। तो यहां नाउन के साथ पोजीशन रिलेशन बता रहे हैं, नाउन के साथ पोजीशन रिलेशन। तो हमें हु का पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और हु का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हुज होता है। हु का भी होता है और विच का भी होता है। अगर कहीं नॉन लिविंग का पोजीशन रिलेशन बताएंगे ना तो भी क्या आएगा आपका, यही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, द वुमेन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर। द वुमेन, अब दिमाग लगाओ, वुमेन क्या है, ह्यूमन बीइंग है कि नहीं। अब मैंने क्या बोला, ह्यूमन बीइंग होता है तो उसके लिए हु और हुम लगाते हैं। विच कब आता है, जब हम लोग सिलेक्शन और चॉइस की बात कर रहे होते हैं। क्या इस सेंटेंस में सिलेक्शन और चॉइस की बात हो रही है, 1% भी नहीं हो रही है। तो विच आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट किसका है। लिव्स नेक्स्ट डोर, जो रहती है बगल में, बगल में रहती है। तो रहने वाला व्यक्ति मतलब काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हु आ जाएगा। सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, क्या आ जाएगा इसमें हु आ जाएगा। विच को हटा देंगे और हु लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं है। चलिए, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दिया करो।
और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के और भी बेहतरीन अमेजिंग वीडियोस के साथ में। 30 कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और जिसमें मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट रिवाइज करवा रहा हूं थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू एरर डिटेक्शंस। ओके गाइस, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।